नमस्कार, मैं मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। सोशल साइंस क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स बताऊंगा। एनएस बोर्ड के स्टूडेंट्स इस वीडियो को जरूर देखना ताकि आप सोशल साइंस के अंदर पास हो जाओ। जो बताने वाला हूँ आप सभी को मैं, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स रहने वाले हैं, इसलिए पहले आपको मैं पूरा स्ट्रक्चर बता देता हूँ सोशल साइंस का। इसका जो पेपर आता है एग्जाम से, इसका 100 मार्क्स का होता है। 100 में से 80 मार्क्स का थ्योरी आता है। थ्योरी पेपर के अलावा जो 20 मार्क्स है वो टीएमओ को दे दिया जाता है। तो जो टीएमए होता है इसके लिए अलग से कोई 20 नंबर नहीं आते, कहीं और से मार्क्स दिया जाए, ऐसे तो 100 और 20 टीएमए 120 मार्क्स हो जाएगा। इसलिए क्या होता है कि इसी 100 में से 80 थ्योरी का और 20 टीएमए का मार्क्स होता है। 80 में से आपको 33% लेकर आना है पास होने के लिए। तो जो पासिंग मार्क्स होगा 80 का 33% वो होगा 26 मार्क्स। अगर आपके एसएसटी के अंदर 26 मार्क्स आ गए तो आप इसके अंदर पास हो जाते हो। लेकिन 80 में से 50, 60 प्लस मार्क्स आपके आने चाहिए। एक अच्छा स्कोर करना है आपको सोशल साइंस के अंदर। तो मैं बताऊंगा आज कैसे कर सकते हो आप। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो चीज़ करवाने वाला हूँ। पहला, आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स आपको देने वाला हूँ, जो कि आपके पूरे सिलेबस को देखते हुए और जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हुए उन्हीं चैप्टर्स में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया है और आपको उसे वही पढ़कर जाना है। पहली चीज़ तो ये हो गया, ठीक है। एंड सेकंड थिंग क्या है, अभी क्या होता है कि एनएस बोर्ड के अंदर दो एग्जाम्स होते हैं। एक होता है पब्लिक एग्जामिनेशन, एक होता है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। पब्लिक एग्जामिनेशन अक्टूबर, नवंबर और मार्च अप्रैल सेशन में होता है। लेकिन जो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन है ये पब्लिक एग्जामिनेशन वाले मंथ को छोड़कर सभी मंथ में होता है। तो ऑन डिमांड का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो बच्चों को नहीं दिया जाता। पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर आपको दे दिया जाता है घर ले जाने के लिए। तो ऑन डिमांड का अगर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर लेते हो, मोस्टली क्वेश्चन उसमें से आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो अभी क्या है, अभी आप खुद देखोगे, अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है। इसके पिछले महीने में ऑन डिमांड का पेपर हुआ था और आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए ये किसी बच्चे के पास क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा आपको। मैं आपको सिर्फ हेल्प के लिए दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन पेपर से आपको बहुत हेल्प होने वाली है। ये देखिए, 22 सितंबर 2022 को ये पेपर हुआ था बच्चों का, और इस क्वेश्चन पेपर में से मोस्टली क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। आपको क्या करना है, दो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। पहला, आपको मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर वो ये चीज़ है, तो इसके लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आपको सिंपल क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक करके आपको एक एक क्वेश्चन को रीड आउट कर लेना है। बस रीड करना, जहाँ पे लगता है कि मुझे समझना है तो उसको अच्छे से समझना है। आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सोशल साइंस के मैंने काफ़ी सारी मैराथन भी ले रखी है। उन मैराथन की वीडियोस के लिंक, जितनी भी मैराथन है, ऑल मैराथन वीडियोस लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स, इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया, कौन सा, ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर है एनएस बोर्ड का, ये आपको सोल्व करना पड़ेगा। मैं फिर भी आपको हिंट दूंगा कि आपको ये कैसे करना है। चलिए, सबसे पहले आपको मैं वो दिखाता हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। इसके अंदर इसकी एक खासियत ये है कि इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आंसर मिलेंगे। देखिए, यहाँ पे हिंदी में लिखा है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, और जो ये आंसर यहाँ पे हिंदी में है, इसी को सेम ट्रांसलेशन हमने यहाँ पे इंग्लिश में भी करके आपको दिया हुआ है। इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और इसमें मोस्टली क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। बस इनको अच्छे से करके जाइए, आप इजली पास हो जाओगे सोशल साइंस के अंदर। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन क्या हुआ है, फर्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित कृषि की विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द फीचर ऑफ एग्रीकल्चर दैट वर प्रैक्टिस्ड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व तक चला, और इस सिविलाइजेशन के अंदर एग्रीकल्चर में इन्होंने महारत हासिल कर रखा था। आप कह सकते हो कि ये अनाजों के लिए कृषि पर डिपेंड हुआ करते थे। तो उस टाइम पे तो इतने टूल्स नहीं थे, लेकिन ये पत्थरों का और तांबे और कांसे का काफ़ी यूज किया करते थे। तो उस टाइम एग्रीकल्चर का बहुत तेजी से डेवलपमेंट हुआ, और ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की ही देन है, क्योंकि सिंधु घाटी सब की जो नदी थी उसके आसपास की जमीन काफ़ी उपजाऊ हुआ करती थी। चावल छोड़कर ये बाजरा, गेहूं, धान, काफ़ी चीज़ें उगाया करते थे, और उन जानवरों को ये खेती में काफ़ी यूज किया करते थे, जिनसे इनकी हेल्प हो सकती है। जैसे कि कुब्बड़ वाला सांड, सामान को ढोने के लिए। कुछ बैलगाड़ियाँ मिली हमें मिट्टी की बनी हुई यहाँ से। तो इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता भारत की जो पहली सभ्यता है, ये वो सभ्यता थी जहाँ पे एग्रीकल्चर के अंदर लोगों ने महारत हासिल कर रखा था। डेट मीन्स कह सकते हो कि वहाँ से इस तरीके से उन्होंने शुरुआत करी जो बिल्कुल ही सिस्टमेटिक वे में था। तो हड़प्पा सभ्यता पे मैंने बिल्कुल डीपली तरीके से बहुत मस्त वीडियो बना रखी है, आप इस वाले वीडियो जरूर देखना। इस वाले वीडियो के अंदर बताया मैंने हड़प्पा सभ्यता की पूरी कहानी, बिल्कुल मूवी की तरह। देखना चाहते हो आप, इसके लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, हड़प्पन सिविलाइजेशन की देख लेना। इसमें क्या है, सिंधु और पंजाब में प्रति वर्ष नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से जो कृषि की भूमि होती थी वो काफ़ी फर्टिलाइजर हो जाती थी, और वहाँ पे खेती करने में मज़ा ही कुछ अलग होता था।
जो क्रॉप्स होते थे वो हद से ज़्यादा हुआ करता था। तो इस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता एक संपन्न सभ्यता थी। हाँ, वो बात अलग है जब इसका डिक्लाइन हुआ, क्योंकि नदियाँ सूख गई, सिंधु घाटी की नदियाँ सूख गई या बाढ़ आ गई, काफ़ी रीजन्स कहा जाता है जिसके कारण से हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया। ठीक है, फॉल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ भी जाता है, तो आपको ये क्वेश्चन देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन जो भी यहाँ पे दिए गए बहुत मस्त तरीके से आपको समझाया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के जीवन में अग्नि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। तो आग की खोज जब नहीं हुई थी उस टाइम एक आप इमेजिनेशन कीजिए, मान लो कि जब आग नहीं है तो आग किस चीज़ के लिए आपको यूज़ आता है? आज हम खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उस टाइम लोग जानवरों से बचने के लिए करते थे। होता क्या था, पहले लोग पेड़ों पर रहा करते थे, नंगे रहा करते थे। जब पेड़ों से उतरे तो लोग एक जगह से दूसरे स्थान पर जाया करते थे, लेकिन डर उनको ये था कि कब कौन सा एनिमल उन पर अटैक कर दे। और जब आग की खोज हो गई तो ये एक मिसाल बनाकर, एक होता है एक मसाल होता है जिसमें लकड़ी पे ऊपर जला लेते हैं और यूं को चला करते थे। तो मसाल से होता ये था कि आग की लपटें देख के जानवर डर जाया करते थे, वो इंसानों के पास आते ही नहीं थे। तो इन्होंने जानवरों से बचने के लिए इन्होंने आग का प्रयोग सबसे पहले स्टार्ट किया। अब उसके बाद आगे चल चल के इन्होंने खाना बनाने की स्टार्टिंग करी, तो स्वादिष्ट खाना बनने लगे। पहले कच्चा खाया करते थे, पका के खाने लग गए। तो आग तो ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। और आप देखोगे तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तो जो मैथोलिथिक जो पीरियड था, मध्य पाषाण काल, इस टाइम पे आग की खोज हुई। आग की खोज कैसे हुई? आपने देखा है कभी दो पत्थर हम बिल्कुल तेज से यूँ मारते हैं तो चिंगारी निकलती है, ऐसा होता है ना? तो उस टाइम भी कुछ ऐसा ही था कि सूखे लपटे, सूखे पत्ते पड़े हुए थे। उस टाइम के लोगों ने क्या किया कि उनको क्या पता भाई कि दो हम ऐसे मारेंगे तो चिंगारी निकले, तो आपस में ही उन्होंने, किसी ने बाई मिस्टेक मान लो कि उन्होंने इस तरीके से बजाड़ा कि सूखे पत्ते में जाके क्योंकि चिंगारी चलने के लिए और उस पर धुआं करने लगे। उनको लगा भाई ये क्या चीज़ है, वो डर गए वो तो यार। उनको क्या पता कि आग की खोज हो रही है यहाँ पे, और उसी टाइम से आग की खोज हुई और अब तक देख पा रहे हैं कि आग का आविष्कार होना इंसान के लिए एक वरदान साबित हुआ। ठीक है, यहाँ पे तो ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं ये देखिए आप। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता, वट वर द मेन फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। मेन फीचर्स यहाँ बताया गया, इकोनॉमिक फीचर्स है ना, सोशल फीचर हो गया, एंड पॉलिटिकल, दैट मीन्स वहाँ पे कोई राजा तो नहीं था तो पॉलिटिकल फीचर ना डाल के आप कल्चरल फीचर डाल सकते हो। तो मैंने एक पॉइंट्स में यहाँ पे लिख दिया है कि उसके जो शहर है उसको बिल्कुल सुनियोजित तरीके से बनाया गया था, एक सिस्टमेटिक साइंटिफिक तरीके से बनाया गया था। घर के बगल में ही नालियाँ हुआ करती थी ताकि जो कचरा हो वो नालियों के थ्रू निकल जाए, लेकिन सड़क पे फैला हो। तो उस टाइम के ही थ्रू हमने आज देखा है, जो नालियाँ होती थी एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, जिसको हम ग्रिड पद्धति कहते हैं। एक एक क्वेश्चन आप तभी समझ पाओगे जब आप इसको रीड कर लोगे अच्छे तरीके से। अदरवाइज आपने चैप्टर नहीं समझा है और अभी मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया तो सब भूल जाओगे, आपको लगेगा कि मैं पढ़ा क्या रहा हूँ। आपको पहले ही क्या काम करना है, पहले ये जो सोल्ड PDF है, यानी जो पहले ये जो सोल्ड क्वेश्चन है, पहले आपको जस्ट इनको रीड कर लेना है। इनको जैसे आप रीड कर लोगे तो आपको जो मैंने ये वाला क्वेश्चन पेपर दिया है जो कि अभी जो ऑन डिमांड में हुआ था, फिर आपको इस पेपर के क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही है। अब इसमें क्वेश्चन क्या होता है कि बहुत इजी क्वेश्चन आता है सोशल साइंस का, ऐसा नहीं कि बहुत, जैसे कि एक क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं, ये देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग लीड्स टू कम्युनलिज्म। इनमें ऑप्शन दिया हुआ है आपको कि कम्युनलिज्म का मतलब ऐसा होता क्या है, जब सांप्रदायिकता दंगे हो जाए, आज़ादी के टाइम की बात याद करो तो सेम वो कहानी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि इन चारों में से कौन सा सही डेफिनेशन है कम्युनलिज्म का। तो ये देखिए, अपने धर्म पंथ के प्रति मतलब कि अधिक लगाव होना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, काफ़ी मतलब कि अपने रिलीजन को लेकर काफ़ी लगाव होना, पहले लाइन है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा लाइन क्या है, अपने धर्म पंथ का प्रचार करना और अपने धर्म पंथ से अत्यधिक लगाव और अन्य धर्मों को प्रति घृणा पैदा करना या उनको कुछ भी ना मानना। अपने धर्म को सब कुछ मानना और दूसरे धर्म को मतलब कि सही ना मानना। ठीक है, अब इनमें से किस कारण से सांप्रदायिकता के दंगे फैलते हैं? अब चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब आप जरा देखोगे तो सांप्रदायिकता का मतलब सिंपल ये होता है कि अपने धर्म से लगाव करना और दूसरे धर्म से घृणा करना, या उनको मतलब कि कह सकते हो सांप्रदायिकता के दंगे फैल जाते हैं। अब इससे क्या होता है, इसका जो ऑप्शन थर्ड है वो ठीक है। ये देखिए, एक्सेसिव मतलब कि बहुत ज़्यादा ही फेथ अपने रिलीजन को लेकर दूसरे रिलीजन में कुछ भी ना भाई है, इग्नोर करना है, उनको गलत कहना। थर्ड ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, तो ऐसे ही जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए, आपको और क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, किसी देश का इतिहास जानना वांछनीय क्यों है? वांछनीय मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि वाई इज इट डिजरेबल, दैट मीन्स इंपॉर्टेंट क्यों है। हाउ द हिस्ट्री ऑफ एनी कंट्री, क्यों जरूरी है भाई किसी भी की देश के हिस्ट्री को जानना। यह मानव की उस कहानी से संबंधित है जिसमें वह अच्छा जीवन के लिए संघर्ष करता है।
पहला हो गया। यह हमारी अतीत की कहानी को वर्णन करता है। अध्ययन का एक महत्वपूर्ण भाग है। इतिहास के ज्ञान के बिना भूगोल का अध्ययन अधूरा है। हम एक वाले जो ऑप्शन है इस पर आप टिक लगा दीजिए, बिल्कुल सही पॉइंट है भाई, ये पॉइंट जो है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से एक ऐसा कौन था जिसने पुनर्जागरण काल के दौरान किसी जल मार्ग की खोज करी? जल मार्ग की खोज करी। वास्को डी गामा, कोलंबस, इन दोनों में से कोई एक ही बंदा है वो। जब आप देखोगे इन दोनों में से वो कौन है, देखो जब पुनर्जागरण काल चल रहा था तो उस टाइम पे कोलंबस और वास्को डी गामा दोनों ही निकल पड़े थे, ठीक है। तो 1492 और 1498 कोलंबस का टिक लगाना है, क्योंकि 1492 में कोलंबस निकल चुका था, ठीक है, और 1498 में वास्को डी गामा निकल चुका था। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। जो टिक मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं ये इन सभी के आंसर्स आपको बुक के बीच में से मिलते हैं। तो ये आप तभी समझ पाओगे जब आपने बुक्स के चैप्टर्स को रीड कर रखा है, और चैप्टर्स रीड करने का टाइम जिस नहीं है तो पहले आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया है आप उनको एक बार रीड कर लीजिए, उसके बाद आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश कीजिए। जो जो सॉल्व हो जाते हैं आपसे, जो नहीं होता है, और फिर उनको आंसर्स आपको बुक से प्रिपेयर करना है। अगर आप इतना कर लेते हो तो पूरा सिलेबस आपको नहीं पढ़ना, जस्ट इन्हीं क्वेश्चन आंसर्स को प्रिपेयर करना है। ये एक मैंने आपको सॉल्व दिया है और ये क्वेश्चन पेपर अनसॉल्व दिया है, दोनों से अच्छे प्रैक्टिस कीजिए। और जो मैंने आपको अपनी ऑल वीडियोस दी है उसको देख लीजिए, उसमें सारे वीडियोस है जो मैंने पढ़ाया हुआ है, उससे आपको सेकंड्स में सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये सारे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। ये देखिए, मध्यकालीन भारत को सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन का विशिष्ट लक्षण पहचानिए। मध्यकालीन भारत, मिडियावल इंडिया, जब कह सकते हो कि जब मुस्लिम साम्राज्य भारत में स्टार्टिंग हुई, मुगलों का टाइम, खिलजी एंड लोधी वंश हो गया, इन सब का टाइम चल रहा था इस टाइम पे। एंड इसके बाद देखिए, हम स्वतंत्रता को किस प्रकार परिभाषित करते हैं। स्वतंत्रता जो आपको वो करने से नहीं रोकती जो आप करना चाहते हो, है ना। जो आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, बट आपकी उस लिबर्टी की वजह से किसी और को खतरा ना हो। लिबर्टी हो गया यहाँ पे, है ना। हमारा आर्टिकल संविधान का 1920 हमें लिबर्टी देता है। भारत की संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? देखो ये सारे वो क्वेश्चन जो 1 मार्क्स में आते हैं। कब पारित किया गया था? ये देखो 2009 के अंदर ये एक्ट बना और 1 अप्रैल 2010 में ये पारित कर दिया गया था, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ये तब दिक्कत देती है हमें जब हमने चैप्टर को नहीं पढ़ा हुआ। अब देखिए, भारत में ज्योतिराव गोविंद राय फूले, या इसमें जैसे कि देखो गोविंद रानडे हो गए, है ना, या महर्षि दयानंद हो गए, या स्वामी विवेकानंद हो गए, इनमें से किसी एक पे क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसमें पूछेगा ज्योतिराव गोविंद राय फूले के द्वारा पूछा गया, तो उन्होंने धर्म के ऊपर सुधार की बात कही थी। इन सभी क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर जब करोगे इसमें यही आपको दिखेगा। देखिए, स्वतंत्रता संग्राम में स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। गांधी जी की वही बात कि हमें अपनापन तभी मिलेगा जब हम अपने डोमेस्टिक, अपने देश की चीज़ों को यूज़ करेंगे, हम बाहरी विदेशी चीज़ों का हम बहिष्कार करेंगे, ठीक है। तो यही इसके अंदर पॉइंट है। अब इसके बाद क्या है कि 1885 से लेकर 1905 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राप्तियों पर चर्चा कीजिए। यानी कि डिस्कस करना है आपको। मेन जो थीम था कब, 1885 से लेकर 1905 के बीच में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो टाइम पीरियड था। देखो 1885 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया गया था। 28 दिसंबर को इस्टेब्लिशमेंट यानी कि इसकी स्थापना हुई थी। और 1885 से लेकर 1905 की ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के बीच में इसको नरमपंथी के रूप में जाना जाता था। नरमपंथी डेट मीन्स कि ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसका मेन मकसद था लोगों को जोड़ना, ना कि अंग्रेजों का विरोध करना, अपोज करना, और ना ही कोई बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन या आंदोलन खड़ा करना, कोई मूवमेंट नहीं करना, इसका मकसद नहीं था। स्टार्टिंग में चाहती थी ये लोगों को जोड़ना, और अंग्रेजों ने बनाया ही इसलिए था, ए ओ होम इसको बनाने वाले थे। तो ये होम बनाने वाला अंग्रेज था जिन्होंने कांग्रेस पार्टी बनाया था। उसको मकसद ये था कि बस हम इंडिया के बीच में जो मैसेज देना चाहते हैं वो कांग्रेस पार्टी को दे, कांग्रेस पार्टी देश में दे दे, बस इस मकसद से बनाया गया था। अब अंग्रेजों को क्या पता भाई यही कांग्रेस पार्टी हमारे गले कांटे बन जाएगी, आगे चल के इसने स्वतंत्रता संग्राम की बात करने लग गई, है ना। जब बिपिन चंद्र पाल, लाल लाजपत राय, जब कह सकते हो कि नरमपंथी जब गर्म दल आया, तो अलग अलग विचारधारा के रूप में लोग बटे हुए थे। नरम दल वाले जो आज़ादी की बात ना करके अब सिर्फ लोगों की जोड़ने की बात करते थे। कोई ऐसा नहीं था कि हमें बहुत बड़ा आंदोलन करना है, अंग्रेजों के खिलाफ में खड़ा हो जाना है, मारकाट करना है। तो स्टार्टिंग का जो टाइम पीरियड था 1885 से 1905 का टाइम, इसमें कोई मारकाट, कोई आंदोलन की बात नहीं कही गई थी। 1905 में स्टार्ट हुआ था जब बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, ये सांप्रदायिकता के आधार यानी कि हिंदू मुस्लिम के बेस पे। उसी टाइम से स्टार्ट हुआ था भारत के अंदर, कह सकते हो कि ये सांप्रदायिकता की बात यानी कि हिंदू मुस्लिम की बात 1905 में ही स्टार्ट हुई, जब बंगाल का विभाजन हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल, जब भंग आंदोलन किया गया था, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन से प्रमुख कारक उभर कर आए? देखो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद कौन से प्रमुख कारक उभर कर आए?
वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद दुनिया में दो महाशक्ति उभर कर आई। एक था यूएसए, डेट मीन्स अमेरिका, दूसरा है यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसको हम रूस कहते हैं। इन दोनों के द्वारा दुनिया में युद्ध किए गए कि कौन सबसे पावरफुल है। इसमें सोवियत संघ की हार हुई, जिसको आज हम रूस कहते हैं ना, वो हार गया था। 1991 में वो टूट गया था और अमेरिका की जीत हुई। तो ये आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें ज़्यादा आपको नहीं बताना। भारत के उत्तरी मैदानों की किन्हीं 4 विशेषताओं का बताइए। उत्तरी मैदान, उत्तर भारत का जो उत्तरी मैदान है, ठीक है, उसके 4 फीचर्स बताने हैं आपको। आज के संदर्भ में भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति की व्याख्या करना है, जैसे कि एजुकेशन बैकग्राउंड में काफ़ी बैकवर्डनेस देखा जाता है, तो कुछ चीज़ों में महिलाओं पे आपको बताना है। आज ये महिलाएं अपने रिप्रेजेंटेशन को लेकर बात करती है कि हमें भी आरक्षण मिलना चाहिए संसद के अंदर, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसको लेकर एंड एजुकेशन में, हेल्थ में, डिफेंस में और महिलाओं की स्थिति में सुधार को लेकर इस वाले क्वेश्चन में आंसर आपको देना है, ठीक है। वुमेन रिफॉर्मेशन को लेकर काफ़ी इजी क्वेश्चन आपका आया हुआ है ये। तो इस तरीके से जितने भी, अब मैप भी आपको बता रहा हूँ, मैप जो आपके आएंगे एग्जाम्स में, वो चैप्टर 9 से लेकर 13 चैप्टर तक आपको पढ़ना है। वो जियोग्राफी का पार्ट है, उसमें से ही मैप आता है आपका, ठीक है। 9 से लेकर और 13 चैप्टर तक अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका मैप वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ये मैप जो आया हुआ है आप इसमें देख सकते हो, ये मैप इसमें दिया हुआ है। लोकसभा की संरचना के किन्हीं 4 विशेषताओं को बताइए। देखो, लोकसभा भारत का लोअर हाउस है, जहाँ पे कोई कानून बनाया जाता है फिर उसको पास किया जाता है। लोकसभा में पास होने के बाद वो राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में पास होने के बाद फिर राष्ट्रपति के पास जाता है वो, देन दोनों हाउसेस से पास हो गया, देन राष्ट्रपति जब सिग्नेचर करता है प्रेसिडेंट के द्वारा तो वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों ही जरूरी होता है। ये क्वेश्चन भी हमारा संसदीय लोकतंत्र विधायिका का इम्पोर्टेंट। विधायिका मतलब पार्लियामेंट और कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव, यानी कि प्राइम मिनिस्टर हो गए या जितने भी मेंबर ऑफ मिनिस्टर्स हमारे हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं, इनके मेन क्या संबंध होते हैं ये बताना है। देखो, विधायिका यानी पार्लियामेंट में ही एग्जीक्यूटिव बैठती है सारी, जो देश के लिए कानून बनाते हैं, ठीक है। तो जितने भी चैप्टर मेरे बने हुए हैं आप उनको देख लीजिए, ये सारे ही क्वेश्चंस आपके कवर अप हो जाएंगे। मैंने इन सभी क्वेश्चंस की चैप्टर्स बनाए हुए हैं, तो उन चैप्टर्स में से ही सारे क्वेश्चन उठ कर आए हुए हैं। मैंने ऑल वीडियोस के लिंक दिए, आप उसमें क्लिक कीजिए, आपको सब कुछ उसमें मिल जाएगा। अभी आपके पास टाइम है, अच्छे से उन वीडियोस को देखिए, आपका सब कुछ यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो इस वाले PDF को डाउनलोड कर लीजिए ताकि ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर ले, और एक बार दोस्त इन क्वेश्चन को जल्दी से एक बार रीड आउट कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहा हूँ मैं, कोई इसका कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। पूरे यूट्यूब पे आज पहली बार ऐसा होने वाला है जब आपकी इस अक्टूबर एग्जाम्स में बहुत हेल्प कर रहा हूँ मैं, एंड अप्रैल वाले के लिए भी है ये दोनों चीज़। ऐसा नहीं सिर्फ अक्टूबर, अप्रैल वाले भी कर सकते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमें इस बार 5% को इंक्रीज़ करना है। मैं आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके पास, मैं आपके सभी सब्जेक्ट में ऐसे ही हेल्प करने वाला हूँ, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लेना मेरे दोस्त, ठीक है। ये देखिए सारे जैसे इसमें लिखा हुआ है सेम आपको ऐसे ही लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट में आंसर भी देना है। समाज पर औद्योगिक क्रांति के प्रभाव बताइए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा था। जो काम पहले हाथों से करते थे अब मशीनी से करने लग गए, ये इम्पैक्ट पड़ा। एक एक पॉइंट को अगर आप कहानी की तरह समझ जाओगे सोशल साइंस के अंदर, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के मेन परिणाम क्या निकले। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट क्या था पहले आपको ये पता होना चाहिए। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में सेंट्रल पावर एक्सेस पावर के बीच में युद्ध हुआ, सेंट्रल पावर हारी, एक्सेस पावर जीत गया। जर्मनी के ऊपर वर्साइल ऑफ ट्रीटी थोप दिया गया, ट्रीटी ऑफ वर्साइल इसको कहते हैं। अब उसकी जो आर्मी से उसको लिमिटेड कर दिया गया कि इससे ज़्यादा बढ़ा नहीं सकता। 6 अरब पाउंड का फाइन लगा दिया गया जर्मनी के अगेंस्ट में कि भाई तेरे वजह से ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई थी। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का जो मेन रीजन था वो ये था कि ऑस्ट्रिया के राजा फर्डिनेंड सर्बिया गए हुए थे, वहीं पे इनका मर्डर कर दिया गया था, और इसके वजह से ये थे सेंट्रल पावर की कंट्री, और एक्सिस पावर के बीच में जो सर्बिया का कह सकते हो कि जो सर्बिया है वो एक्सिस पावर के साथ था, इसी बीच इनकी लड़ाई हो गई भाई। तो इसने ही कहते नहीं आग में घी डाल दिया। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की कहानी पूरी समझने के लिए आप मेरी वीडियोस को पूरी तरीके से देखें, तभी आपको समझ में आएगा। मैंने अपने जितनी वीडियोज़ है सारी वीडियोस लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, अगर आप वो देख लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी दिक्कत भी आएगी। तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स में आपको आंसर दिए गए हैं, तो एक बार इन सभी सॉल्व्ड आंसर को हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, आपको उनको रीड आउट कर लेना है, और जो जो मैंने आपको बताया है फिर आपको अनसॉल्व्ड PDF जो है क्वेश्चन वाली जो ऑन डिमांड वाली है, फिर आपको उनको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं आपको सारे पढ़कर जाना है अच्छे तरीके से। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। जैसे इन सभी क्वेश्चंस को आप रीड कर लोगे और इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, आपका मोस्टली जो एग्ज़ाम्स का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे एग्ज़ाम्स के लिए। और इतना आसान है इसके अंदर 26 मार्क्स लाना सिर्फ पास होने के लिए, अगर आप पास ही होना चाहते हो तो ये जितना आपको मैंने बताया इसमें 50+ आपके मार्क्स आएंगे अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो, ठीक है।
आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। एसएसटी के अंदर जो प्लीज़ अभी जो मैंने बताया इनको रीड ज़रूर कर लेना, इनको रीड भी करना और अच्छे से समझना भी, और लिख लिख के इनकी प्रैक्टिस करना, कंसेप्ट को समझना है, तभी आप पेपर लिख कर आ पाओगे। एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ना नहीं है, चाहे आए या ना आए। ना आए तो उसमें कुछ भी 2-3 लाइन तो बना के लिख कर ही आना है, बट एक भी क्वेश्चन मत छोड़ देना, अदरवाइज ये फेल कर देते हैं एनएस वाले। इनको लगता ही है कि अगर जिसने भी पूरा क्वेश्चन लिखा है तो एटलीस्ट 2 मार्क्स या 1 मार्क्स दे ही देंगे अगर बड़े क्वेश्चन है तो पहले वही क्वेश्चन करना है जो आपको अच्छे तरीके से आता है। एंड से करो या मिड से करो या स्टार्टिंग से करो, डजेंट मैटर, बट पहले वो करो जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो आपको जो मैंने बताया अभी इनको अच्छे से रीड कर लीजिए। ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मेरी कुछ दिनों से तबीयत ख़राब चल रही थी, बट मैं फिर भी ये वीडियो लेकर आया ताकि मुझे पता है कि अभी आपकी एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है और आपकी हेल्प करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी आप ही हो, जितना मोहब्बत आपसे और किसी से नहीं है। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्यार बनाए रखना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना और इनको डाउनलोड कर लेना। जय हिंद, जय भारत।